माननीय जय शाह कौन हैं? मैंने कहा आपका परिचय मैं माननीय जय शाह जी से करा लूं, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। और बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है जो धन से ओतप्रोत है। देश की किसी भी संस्था में सबसे ज़्यादा पैसे अगर किसी के पास हैं तो वो बीसीसीआई के हैं, और माननीय जय शाह जी उसके सेक्रेटरी हैं। जय शाह जी कौन हैं? माननीय जय शाह जी कौन हैं? माननीय जय शाह जी एक गुजराती हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, और वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने गुजरात की किसी यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है। अभी उनकी उम्र करीब 32-33 साल के आसपास है। बहुत उम्र नहीं है, बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। गुजरात के रहने वाले हैं, माननीय अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। लेकिन माननीय अमित शाह जी परिवारवाद के विरुद्ध हैं। माननीय अमित शाह जी उन लोगों के भी विरुद्ध हैं जो कि राजनीति में पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद उतर आए हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ते हैं और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं। लेकिन यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का मानना है कि वो परिवारवादी लोग हैं, उन्हें थोपा गया है, उन्हें परिवार ने थोपा है। जबकि वो लोग 4-4.5 लाख वोट से जीतते हैं और कई बार संसद में पहुंचते हैं। जिस परिवार की वो चर्चा करते हैं उस परिवार में आज तक कोई राज्यसभा में नहीं गया है, कोई मनोनीत नहीं हुआ है, लोकसभा में चुना गया है, चुनाव लड़ा है, जनता के आशीर्वाद से जीता है, हारा भी है। 1977 में इंदिरा जी भी हारी, संजय गांधी भी हारे, राहुल गांधी भी अमेठी से हारे, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से लड़े, जीते और हारे। जनता ने जिताया, जनता ने हराया। लेकिन ये जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी माननीय जय शाह जी बने, ये कैसे बने? क्या इनका यूपीएससी में पब्लिक कमीशन में कोई इंटरव्यू हुआ? क्या इनके क्रिकेट के ज्ञान के बारे में कोई लिखित परीक्षा हुई? क्या साक्षात्कार हुआ? उनका चुनाव कैसे हुआ? और मेरे और आपके बच्चे संघर्ष करते हैं, रात रात भर बैठ के पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीए करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, 16-17 घंटे मेहनत करते हैं, और उसके बाद उन्हें 30-40 हज़ार की नौकरी मिलती है। माँ बाप परेशान रहते हैं, बच्चों को कैसे सेटल करें, बच्चों को कैसे ऐसा करें कि उनकी नौकरियां बची रहें। और माननीय जय शाह जी बीसीसीआई के सेक्रेटरी जनरल बन जाते हैं। किस चयन प्रक्रिया से होते हैं नहीं पता, लेकिन वो परिवारवाद नहीं है। और केवल वो सेक्रेटरी जनरल बनते नहीं हैं, जो बीसीसीआई का नियम है कि कोई भी पदाधिकारी 3 साल, एक टर्म से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, माननीय जय शाह जी के लिए, जो गुजरात के रहने वाले हैं और माननीय अमित शाह जी के पुत्र हैं, उनके लिए नियम बदले गए और अब वो 2 बार बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बन सकते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, लेकिन बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं
और गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवादी सोनिया गांधी हैं, जो कि बहुमत होने के बावजूद और लोकसभा सदस्यों के अनुरोध के बावजूद प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करती हैं। वो राहुल गांधी वो परिवारवादी हैं, जो मनमोहन सिंह जी के बार बार कहने के बावजूद मंत्री पद स्वीकार नहीं करते, जो प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं करते, जो 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, कई महीनों चलते हैं, जनता से मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनका दर्द दुख सुनते हैं, लेकिन वो परिवारवादी हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू परिवारवादी हैं, जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद के अंदर लाखों करोड़ों की संपत्ति देश को दान कर दी। क्योंकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। आनंद भवन, स्वराज भवन, स्वरूप रानी बख्शी हॉस्पिटल और जो बाकी वहाँ की कमला नेहरू ट्रस्ट, दुनिया भर की चीज़ें हैं, कितने करोड़ों की संपत्ति उन्होंने देश को दान कर दी। लेकिन वो परिवारवादी हैं। जो पंडित नेहरू 11 साल 10 साल जेल में रहे, वो परिवारवादी हैं। लेकिन माननीय जय शाह जी, जो गुजरात के रहने वाले हैं और माननीय अमित शाह जी के पुत्र हैं, वो परिवारवादी नहीं हैं। वहाँ परिवारवाद नहीं। आपके बच्चे जो पहले 15-16 साल जाके सेना में नौकरी करते थे, अब धन की कमी होने की वजह से अब वो 4 साल के सेना में जाएंगे, अपनी जान न्यौछावर करेंगे देश के लिए। जो बॉर्डर्स हैं वहाँ खड़े होंगे, दुश्मन की गोलियों को झेलेंगे और 4 साल के बाद उसमें अधिकांश रिटायर होकर घर आ जाएंगे। कैसे उनकी शादी होगी, कैसे उनके बच्चों को कैसे पालेंगे, इसके बारे में चिंता आप कीजिए। लेकिन माननीय अमित शाह जी के सुपुत्र माननीय जय शाह जी बीसीसीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके लिए नियम बदल के एक्सटेंशन दिया गया है। सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अडानी जी को मिल रहा है, जो गुजरात के रहने वाले हैं और वहाँ के यशस्वी उद्योगपति हैं। सारे उद्योग सरकारी उन्हीं को दिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ कोई पक्षपात नहीं है। पक्षपात सोनिया गांधी कर रही हैं, जो अनुरोधों के बावजूद प्रधानमंत्री नहीं बनती, और परिवारवादी हैं। और परिवारवादी राहुल गांधी हैं, जो कि बन सकते थे लेकिन मंत्री नहीं बने, वो परिवारवादी हैं। तो मैं एक शिक्षक सोचने में असमर्थ हूँ, समझने में असमर्थ हूँ। मेरा जो ज्ञान चक्षु हूँ वो नहीं खुल रहे, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा मार्गदर्शन करें कि परिवारवाद क्या होता है, कैसे होता है, किसके लिए होता है। क्या बाकी प्रदेश में परिवारवाद की अलग परिभाषा है, गुजरात के परिवारवाद की अलग परिभाषा है? ये मुझे समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। आपके उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। 5 किलो अनाज जो आपको मिल रहा है, उसकी कीमत से ज़्यादा आपसे गैस की कीमत में वसूला जा रहा है, जीएसटी में वसूला जा रहा है, और कॉरपोरेट टैक्स कम किया जा रहा है, जो कि पूंजीपतियों से लिया जाता है, कंपनियों से लिया जाता है। लेकिन जीएसटी आपसे कलेक्ट की जाती है, गरीब और मध्यम वर्ग से की जाती है, उसकी भरपाई इससे कर ली जाती है। तो आपको जो अनाज मिलता है उससे ज़्यादा आपसे निकाल लिया जाता है। किसानों का आंदोलन हुआ, 750 किसान शहीद हुए, 12-13 महीने बेचारे परेशान रहे। जो जिद पकड़ी थी कि ये कानून वापस नहीं होंगे, कहे गए, उनके लोगों ने कहा कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन कर लिए। 13 महीने के बाद किए 750 जवानों की शहादत के बाद लिए। लेकिन आप लोग देश की प्रबुद्ध जनता हैं, बड़ी जानकार जनता हैं। आपकी परिवारवाद की जो परिभाषा है और जो त्याग की परिभाषा है और जो राष्ट्र धर्म की परिभाषा है, वो मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि मेरी राष्ट्र धर्म की परिभाषा ये है, वसुधैव कुटुम्बकम की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की है,
सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करने की है, आपसी सद्भाव की, समभाव की है। क्योंकि विश्व में 600 करोड़ की अगर जनसंख्या है तो उसमें 100 करोड़ हिंदू हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम हमसे ज़्यादा हैं। हमारे बच्चे विदेश में नौकरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और देश में वापस पैसा भेजते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन आपका राष्ट्रवाद चुनाव तक सीमित है, वोट तक सीमित है। आप हिंदू तभी तक रहते हैं जब आप चुनाव में वोट देने जाते हैं। उसके बाद दलितों को यह अधिकार नहीं कि वो आरएसएस का प्रमुख बन सके, बैकवर्ड्स को अधिकार नहीं कि वो आरएसएस का प्रमुख बन सके। पूरे हिंदुस्तान में एक भी दलित के ये अधिकार नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर बन सके। तो ये आपका राष्ट्रवाद है। मेरा राष्ट्रवाद ये सिखाता है और मेरा धर्म ये सिखाता है, मेरा सनातन धर्म ये सिखाता है कि हमें मिलजुल कर रहना है, हमें प्यार मोहब्बत से रहना है। और प्यार मोहब्बत से और बिना धार्मिक विद्वेष के अगर हम रहेंगे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के धर्म, जाति, संस्कारों और सभ्यता, संस्कृति का सम्मान करेंगे, तभी देश मजबूत होगा। ये मेरा मानना है। जो आपका मानना है वह आप मुझे बताएं कि वो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, उस हिंदू राष्ट्र में क्या होगा। क्योंकि आज जैसा भारत है, जैसा प्यारा भारत है, वो मुझे अच्छा लगता है, बचपन से अच्छा लगता आया है। और पूरे विश्व में अगर सबसे अच्छा देश मुझे कोई लगता है तो भारतवर्ष लगता है। इसलिए कि ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यताओं का संगम, ऐसे विचारधाराओं का संगम, अलग अलग रंग भेद के संस्कारों का संगम, पूरे विश्व में अगर कोई मिसाल है वो भारत है। अगर वो देश आप बनाना चाहते हैं जहाँ पे बुद्ध की मूर्ति तालिबानियों ने तोड़ दी क्योंकि वो अपने धर्म को स्थापित करना चाहते थे, तो पता नहीं कौन सा धर्म था, मैं तो उसको धर्म मानता हूँ। खैर, मैं वृद्ध हूँ तो इतनी बुद्धि मेरी शायद काम नहीं करती। आप लोग नौजवान हैं, युवा हैं। मेरा राष्ट्र प्रेम ये कहता है, मेरा राष्ट्र धर्म ये कहता है कि पुलवामा में जो 40 लोग शहीद हुए, उनकी शहादत की कम से कम जांच तो हो जाती, पता तो चल जाता शहादत हुई कैसे, कौन उसका दोषी है, लापरवाही हुई या नहीं हुई। नहीं हुई तो सार्वजनिक किया जाए, बिना लापरवाही के वो बेचारे अपने आप मर गए, या लापरवाही हुई तो किसकी वजह से हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये तो मुझे लगता है कि मुझे पता होना चाहिए। मुझे ये भी पता होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, कि जो सतपाल मलिक जी ने कहा वो सही कहा, गलत कहा। मेरा राष्ट्र प्रेम ये सिखाता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत माता से बड़ी कोई चीज़ मेरे लिए नहीं है। और ऐसा कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है जो कोई ऐसा काम करे जो भारत माता के हितों के खिलाफ हो, जो भारत माता की प्रतिष्ठा को गिराता हो। ऐसी चीज़ मैं पसंद नहीं कर सकता, ना मैं उसे सपोर्ट कर सकता। तो मैं हर वो काम करना चाहूँगा जो भारत माता के हित में हो, भारत राष्ट्र के हित में हो, पूरे विश्व के हित में हो, जिसके लिए हम विख्यात हैं। लेकिन आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र, मैं सबको नहीं, जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो भी व्हाट्सएप छात्र, उनसे मेरा निवेदन है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दूसरे की रेखा को छोटी करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं। अपनी रेखा तो बड़े करना ज़्यादा मुश्किल काम है। खुद महान बने, खुद अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, और यूनिवर्सिटी से पढ़ें, यूनिवर्सिटी से ना पढ़ें। जो भी काम करें, इंजीनियरिंग करें तो इंजीनियरिंग करें, एंटायर इंजीनियरिंग ना करें। साइकोलॉजी पढ़ें तो साइकोलॉजी पढ़ें, एंटायर साइकोलॉजी ना पढ़ें। पॉलिटिकल साइंस पढ़ें तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ें, एंटायर ना पढ़ें। और दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि सनातन धर्म को बचाएं। सनातन धर्म सबसे अच्छा श्रेष्ठ धर्म है, ये मेरा मानना है। अपनी पत्नी का सम्मान करें, जीवन पर्यंत उसके साथ रहें, और पत्नियां जो कन्याएं हैं वो अपने पति का ध्यान रखें, जीवन पर्यंत ध्यान रखें। ये पति और पत्नी को छोड़ने वालों को मैं भगोड़ा कहता हूँ, वो सनातनी मैं नहीं मानता। वो चाहे कहें कि साहब हम सन्यासी हो गए, मैं उन्हें सन्यासी नहीं मानता। 5 ड्रेस बदलता हूँ, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमता हूँ और 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता हूँ, मैं उनको सन्यासी नहीं मानता। सन्यासी मेरी निगाह में ऐसे नहीं होते। सन्यासी कैसे होते हैं? जो दाढ़ी बढ़ाते हैं, 4,000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जनता से मिलते हैं, गले मिलते हैं,
मैं उनको सन्यासी मानता हूँ। खैर, मेरे सन्यास का जो परिभाषा है और आपके सन्यास की जो परिभाषा है उसमें भिन्नता है। तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र और बाकी जो असली पढ़े लिखे छात्र हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरा मार्गदर्शन करें, इस बुढ़ापे में मेरा मार्गदर्शन करें, जिससे जो मेरी दुविधाएं हैं उनको मैं दूर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।